यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम रिवाइज करने वाले एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज द मॉडल टैक्स कन्वेंशन, दैट इज ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, टॉपिक नंबर 6। अब एक चीज समझना, आप मुझे पूछोगे ये सर कौन से सब्जेक्ट के लिए है? पेपर 7 के लिए, पेपर 6 के लिए? आंसर ये दोनों के लिए है। पेपर 7 के लिए भी है, पेपर 6 के लिए भी है। अब एक चीज समझना, लेकिन इलेक्टिव वालों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसमें इन डेप्थ है करके, ठीक है? तो उनके लिए मैं क्या सोच रहा हूं कि इलेक्टिव वालों के लिए जो मैं रेगुलर बैच का जो पूरे लेक्चर 6-7 पार्ट है, मीन 3-3.5 लेक्चर है, वो पूरे आपके लिए मैं यूट्यूब पे डाल देता हूं, जिससे कि आप आराम से मॉडल टैक्स कन्वेंशन को अच्छे से देख के आप समझ के कर सकते हो करके। और उसके साथ साथ मैं ये रिवीजन लेक्चर भी डाल रहा हूं जो पेपर नंबर 7 के लिए भी और पेपर 6C के लिए भी। चलो स्टार्ट करते हैं मॉडल टैक्स कन्वेंशन में। अब एक बात समझना, मॉडल टैक्स कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? एक फॉर्मेट, एक मॉडल। ट्रीटी और कन्वेंशन और डीटीडब्ल्यू तीनों का मतलब एक ही है। ट्रीटी बोलो, कन्वेंशन बोलो, या फिर आप ट्रीटी बोलो, कन्वेंशन बोलो, या डीटीडब्ल्यू बोलो, एक ही मतलब होता है। अब एक चीज समझना, कैसे ट्रीटी बनानी, ट्रीटी कैसे बनानी, तो उसके लिए एक मॉडल्स है। अब ये मॉडल्स जो दे रखे हैं, ये 3 तरह के मॉडल होते हैं। एक ओईसीडी मॉडल है, एक तुम्हारा यूएन मॉडल है, और एक तुम्हारा यूएस मॉडल है। ओईसीडी मॉडल बेसिकली वो कंट्री फॉलो करती है जो डेवलप्ड कंट्री होती है। जो डेवलप्ड कंट्री आपस में जब अग्रीमेंट बनाती है तो वो ओईसीडी मॉडल फॉलो करती है। और ओईसीडी मॉडल है वो ज्यादा जोड़ देता है रेसिडेंस प्रिंसिपल को, कि जो रेसिडेंस वाली कंट्री है वही टैक्स लेगी, सोर्स वाली कंट्री टैक्स नहीं लेगी। लेकिन जो यूएन मॉडल है वो बेसिकली डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो अग्रीमेंट होते हैं वो यूएन मॉडल फॉलो करते हैं। और यूएन मॉडल है वो सोर्स कंट्री को भी राइट देता है टैक्स लेने का, एज वेल एज द रेसिडेंट कंट्री को राइट तो रहता ही है। उसके बाद ये यूएस मॉडल है। अब ये यूएस मॉडल है ना, ये सिर्फ यूएस वालों का है। यूएस वाले जब भी किसी कंट्री के साथ में अग्रीमेंट करते हैं तो वो जो मॉडल फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड यूएस मॉडल। यूएस मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है। अब एक चीज समझना, आपके सिलेबस में ओईसीडी मॉडल है एंड यूएन मॉडल है, यूएस मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है। ओईसीडी मॉडल जो है उसमें टोटल 7 चैप्टर है, यूएन मॉडल में भी टोटल 7 चैप्टर है। और उसमें मैं आर्टिकल की बात करूं तो ओईसीडी मॉडल में टोटल 32 आर्टिकल है, यूएन मॉडल में टोटल आपके 31 आर्टिकल है, और यूएस मॉडल में टोटल 30 आर्टिकल है। अब यहां पे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके सिलेबस के लिए रिलेवेंट है वो आर्टिकल अपन देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल इज अ पर्सन कवर्ड। सर क्वेश्चन ये आता है कि सर पर्सन, कौन से पर्सन पे ये मॉडल लगता है? जैसे जो मॉडल है वो ट्रीटी जो बनेगी वो ट्रीटी कौन से पर्सन पे लगती है? तो ओईसीडी मॉडल एज वेल एज यूएन मॉडल दोनों एक ही बात करते हैं कि दिस ट्रीटी इज एप्लीकेबल टू द पर्सन रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। मींस जो भी पर्सन उस कंट्री का रेजिडेंट है, अगर वो रेजिडेंट है उस कंट्री का, तो उस पे ये मॉडल लगेगा, ये ट्रीटी लगेगी। अब एक बात समझना, रेजिडेंट किसका होना चाहिए? दोनों में से किसी एक कंट्री का या दोनों कंट्री का। मींस दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन इज एप्लीकेबल, वो उस पर्सन पे एप्लीकेबल होती है, वो आइदर या बोथ कंट्री का रेजिडेंट है, उस पे ये कन्वेंशन लगता है। अब एक चीज समझना, मैं पेपर 6C वालों के लिए बात करता हूं। तो पेपर नंबर 6C वाले जो इलेक्टिव वाले उनके लिए एक चीज ध्यान रखना, वहां पे आपके जब आप मॉड्यूल देखोगे तो वहां पे एक और चीज दे रखी है, दैट इज का फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी। जो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी किसको बोलते हैं? एक ऐसी एंटिटी जो डायरेक्टली मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, जिसको एज अ एंटिटी मानते ही नहीं। जैसे बहुत सारी कंट्री क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म को एंटिटी नहीं मानती है। पार्टनरशिप फर्म है उसको एंटिटी नहीं मानती। इंडिया तो एंटिटी मानता है, बट बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो पार्टनरशिप फर्म को एंटिटी नहीं मानती है, ठीक है? और वो सिर्फ पार्टनर को हाथ में टैक्स लगाते हैं, वो बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म है, दैट इज द फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी। तो एक बात समझना, क्वेश्चन ये आता है कि फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है वो भी क्या किसी कंट्री की रेजिडेंट मानी जाएगी क्या? तो अगर आप जाके देखोगे वहां पे ये लिखा हुआ है कि यस, फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है वो भी रेजिडेंट मानी जाएगी, लेकिन वो रेजिडेंट सिर्फ उसी हद तक मानी जाएगी जितने उसके पार्टनर उस पर्टिकुलर कंट्री के रेजिडेंट है। उसके बाद में अपन चलते हैं आर्टिकल नंबर 2। अब एक बात समझना, आर्टिकल नंबर 2 जो है वो ओईसीडी एज वेल एज यूएन दोनों में सेम है। इसमें ये लिखा होता है कि भैया कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड होते हैं। टैक्सेस कवर्ड इज गिवन इन द आर्टिकल नंबर 2। अब एक बात समझना, कौन से टैक्सेस होते हैं? टैक्स ऑन इनकम एज वेल एज टैक्स ऑन कैपिटल। टैक्स ऑन कैपिटल का मतलब होता है वेल्थ टैक्स। अभी इंडिया में नहीं लगता, बट बहुत सारी कंट्री में आज भी वेल्थ टैक्स लगता है। तो वेल्थ टैक्स है, दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन कैपिटल। तो भैया यहां ट्रीटी में लिखा होता है टैक्सेस कवर्ड, ओईसीडी यूएन दोनों में सेम लिखा हुआ है, ठीक है? कि टैक्सेस कौन कौन से कवर्ड होंगे, तो वो लिखते हैं कि भैया टैक्सेस ऑन इनकम कवर होगा, टैक्सेस ऑन कैपिटल कवर होगा। उसमें ये भी लिखा होता है कि कौन कौन से टैक्सेस, इनकम टैक्स में कौन कौन सी चीजें कवर होगी, सरचार्ज है, इनकम टैक्स है, और भी कोई फ्रिंज बेनिफिट टैक्सेस है। तो वो जो भी टैक्सेस है उसकी लिस्ट है उसमें दे रखी होती है। अब एक चीज समझना, अगर इन फ्यूचर में इनकी जगह पे कोई दूसरा टैक्स आता है, मींस इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की जगह पे कोई दूसरा टैक्स आ जाता है, जैसे डीटीसी नाम से आ जाता है, समथिंग लाइक दैट, तो क्या उस पे भी ये ट्रीटी लगेगी? आंसर इज यस, उस पे भी ये ट्रीटी लगेगी। लेकिन वो जब भी कोई चेंज आता है तो एक कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो दूसरी कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी, और उसके बाद उस पे भी वो चीजें है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद में तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अब चालू करते हैं, दैट इज द रेजिडेंस, दैट इज आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 जो है वो यूएन मॉडल और ओईसीडी मॉडल दोनों में सेम है, कोई फर्क नहीं। जहां जहां पे ओईसीडी या यूएन मॉडल में कोई डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस रहेगा वहां पे मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है? चलो सबसे पहले
सर किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है? तो रेसिडेंशियल स्टेटस आपको अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। जैसे इंडिया सिंगापुर का ट्रीटी है, तो इंडिया का अगर कोई पर्सन है, तो इंडिया का कोई पर्सन है तो वो रेजिडेंट है इंडिया का या सिंगापुर का, कैसे पता चलेगा? क्या ट्रीटी से पता चलेगा? नहीं, आपको डोमेस्टिक लॉ को फॉलो करना पड़ेगा और डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। लेकिन सर यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई पर्सन दो कंट्री का रेजिडेंट बन गया, तो इफ एनी पर्सन बिकेम द रेजिडेंट ऑफ टू कंट्रीज, अगर दोनों कंट्री का रेजिडेंट बन गया तो क्या करेंगे? हो सकता है ना, जैसे इंडिया में 182 डेज है, हो सकता है सिंगापुर में 30 डेज हो, और पर्सन मान लो 190 डेज इंडिया में रहा, 45 डेज समथिंग सिंगापुर में रहा और कहीं बाहर रहा, तो ऐसा हो सकता है ना कि वो पर्सन दो या दो से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट बन गया। तो अगर कोई भी पर्सन दो कंट्री का रेजिडेंट बनता है तो उसको कौन सी कंट्री का रेजिडेंट मानेंगे? वो आर्टिकल नंबर 4 में दे रखा है, वहां पे टाई ब्रेकर रूल दे रखे हैं, और इन्होंने बोला कि वो टाई ब्रेकर रूल के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि वो पर्सन कौन सी कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा। तो टाई ब्रेकर रूल में दो पार्ट। सबसे पहली चीज कि अगर इंडिविजुअल है तो क्या होगा, और अगर अदर कोई पर्सन है, अदर पर्सन इज पार्टनरशिप फर्म कंपनी वगैरह है तो क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं इंडिविजुअल है तो क्या होगा। अगर कोई भी पर्सन इंडिविजुअल है और वो अगर दोनों कंट्री का रेजिडेंट है, तो उसको रेजिडेंट उस कंट्री का मानेंगे जहां पे उसका परमानेंट होम अवेलेबल है। मींस जहां पे उसका परमानेंट होम अवेलेबल है वहां का उसको रेजिडेंट मानेंगे। लेकिन अगर उसका परमानेंट होम दोनों कंट्री में है, तो अगर उसका परमानेंट होम है वो दोनों कंट्री में है, तो यह देखा जाएगा कि जहां उसका इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर है वहां का रेजिडेंट माना जाएगा। मैंने क्या बोला? देखो बेटा, अगर कोई इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल अगर दो कंट्री का रेजिडेंट बन जाता है, तो उसको रेजिडेंट उस कंट्री का मानेंगे जहां पे उसका परमानेंट होम है। लेकिन अगर परमानेंट होम अगर उसका दोनों कंट्री में है, तो उस केस में हम उसको देखेंगे कि उसका इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप कहां क्लोजर है। जहां इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप ज्यादा क्लोजर रहेगा उसका हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे। लेकिन एक बात समझो, इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप पता नहीं चल रहा, इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप है वो पता नहीं चल रहा कि उसका इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप कहां ज्यादा क्लोजर है, या फिर उसका घर कहीं नहीं है, या फिर उसका जो घर है वो घर कहीं नहीं है, तो उसको रेजिडेंट उस कंट्री का मानेंगे जहां पे वो हैबिचुअली अबोर्ड करता है। क्या बोला मैंने? हैबिचुअली अबोर्ड करता है, मींस नॉर्मली वो कहां पे रहता है, हैबिचुअली अबोर्ड कहां करता है, वहां का रेजिडेंट माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर वो हैबिचुअली अबोर्ड दोनों कंट्री में करता है या दोनों में से कहीं नहीं करता, तो उसको रेजिडेंट वहां का माना जाएगा जहां का वो नेशनल है। अब एक चीज समझना, अगर वो नेशनल दोनों जगह का है या कहीं का नहीं है, तो फिर क्या होगा, दोनों कंट्री की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिल बैठ के डिसाइड करेगी कि वो रेजिडेंट कौन सी कंट्री का है। तो देखो बेटा, टाई ब्रेकर रूल क्या बोलता है? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 इज रिलेटेड टू द रेजिडेंट। अब एक बात समझना, क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी पर्सन अगर दोनों कंट्री का रेजिडेंस बन गया, तो उस केस में उसको कौन सी कंट्री का रेजिडेंट मानेंगे? तो यहां पे सबसे पहले इंडिविजुअल दोनों कंट्री का रेजिडेंट बन गया, तो उसको उस कंट्री का रेजिडेंट मानेंगे जहां पे उसका परमानेंट होम अवेलेबल है। लेकिन अगर परमानेंट होम दोनों जगह है, देखो परमानेंट होम दोनों जगह है, तो उस केस में क्या करेंगे, जहां पे उसका इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर है। जहां इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर पता नहीं चल रहा, या फिर घर कहीं भी नहीं है, बस परमानेंट होम कहीं पे नहीं है, तो आप सीधा हैबिचुअल अबोर्ड पे जाओगे। और अगर वो हैबिचुअल अबोर्ड दोनों जगह है या कहीं नहीं है, तो उसका नेशनल देखेंगे, और नेशनल दोनों जगह कहीं नहीं है, तो उस केस में दोनों कंट्री की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो मिल बैठ के डिसाइड करेगी कि वो पर्टिकुलर पर्सन है वो रेजिडेंट कौन सी कंट्री का है। ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात। लेकिन अगर इंडिविजुअल को छोड़ के मैं दूसरे की बात करता हूं, जो पार्टनरशिप फर्म कंपनी वगैरह, उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए कैसे देखा जाएगा वो रेजिडेंट कहां है? तो उनके लिए सीधी सी बात है कि भैया दो कंट्री मिलकर डिसाइड करेगी। 2017 से पहले का जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन था ना, उसमें तो ये लिखा था कि पोएम बेसिस पे जाएंगे, जहां पे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल है वहां की रेजिडेंट बनेगी। अब वो ऐसा नहीं है। अगर कोई भी एंटिटी वगैरह है, वो अगर मान लो दो जगह की रेजिडेंट बन जाती है, तो उसके केस में दोनों कंट्री की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर बनाएगी और मैप के थ्रू डिसाइड करेगी कि वो रेजिडेंट कौन सी कंट्री का है। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल नंबर 4। अगर आर्टिकल नंबर 4 को एक बार वापस रिवाइज करवाना चाहूं, दैट इज रिलेटेड टू द रेजिडेंस। अब एक बात समझना, उस आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ा कि इंडिविजुअल अगर दोनों कंट्री का रेजिडेंट है, तो उसको उस कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा जहां उसका परमानेंट होम है। परमानेंट होम दोनों जगह है तो इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप पे जाने का। अगर इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप का पता नहीं चल रहा है, या फिर परमानेंट होम कहीं नहीं है, तो हैबिचुअल अबोर्ड पे जाने का। अगर हैबिचुअल अबोर्ड दोनों जगह है या कहीं नहीं है, तो नेशनल पे जाने का। नेशनल दोनों जगह है या कहीं नहीं है, तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिल बैठ के डिसाइड करेगी। अगर मैं किसी अदर एंटिटी की बात करूं, तो वो कहां का रेजिडेंट माना जाएगा? अगर दोनों जगह है, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ बोथ कंट्री विल डिसाइड दैट रेजिडेंट वो है वो कौन सी कंट्री का माना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 5 आता है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको अपन बोलते हैं पी। अब एक चीज समझना है, पी क्या होता है? पी का मतलब क्या होता है? मैं एक सिंपल सी चीज बताऊं, पी का रिलेवेंस क्यों है, पी क्यों जरूरी है देखना।
क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो कोई एंटिटी है, वो एंटिटी पे को टैक्स भरना पड़ता है, वो सिर्फ उसके रेसिडेंस वाली कंट्री में टैक्स भरना पड़ता है। जैसे फेसबुक है, वो टैक्स कौन सी कंट्री में भरती है? यूएस में। अगर मान लो मेरी बीबी वर्चुअल करके जो कंपनी है, वो कहां टैक्स भरती है? इंडिया में करके, ठीक है, बिकॉज हम यहीं पे है। लेकिन एक बात समझना, हम जब दूसरी कंट्री के साथ में बिजनेस करते हैं तो हमको दूसरी कंट्री में टैक्स तभी लगता है जब वहां पे हमारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो मैं एक बात बोलूं, अगर कोई पर्सन है वो एक कंट्री का रेजिडेंट है, लेकिन उसका अगर बिजनेस दूसरी कंट्री में है और दूसरी कंट्री में अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो ही सोर्स कंट्री में टैक्स लगेगा, अदरवाइज सोर्स कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा। इन सिंपल वर्ड बोल दूं, देखो अगर मैं नेपाल में मेरी बुक बेचता हूं, मेरी पेनड्राइव बेचता हूं, तो क्या नेपाल में मुझे टैक्स लगेगा? आंसर इज नो, बिकॉज वहां पे मेरा कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सीधा वहां से ऑर्डर आता है, यहां से मैं डिस्पैच कर देता हूं, बुक है वो पेनड्राइव वहां चली जाती है, मेरा वहां कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, नेपाल में मुझे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर नेपाल में मैंने मेरी ब्रांच खोल दी, काठमांडू में मैंने मेरा ऑफिस खोल दिया, मेरी ब्रांच खोल दी और वहां पे बच्चे आके पढ़ रहे हैं, वहीं से बुक कलेक्ट करके जा रहे हैं, वहां से लेक्चर लेके जा रहे हैं, तो एक बात बताओ, अब मुझे नेपाल में टैक्स लगेगा? यानी आंसर इज यस, नेपाल में टैक्स लग जाएगा, क्योंकि नेपाल में मेरा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया है करके, ठीक है। तो पी जो है वो पी का रिलेवेंस बहुत जरूरी है, और पी का रिलेवेंस बेसिकली आर्टिकल नंबर आपके 7 के लिए, आर्टिकल नंबर 7 इज पीजीबीपी का इनकम, बिजनेस की इनकम के लिए, क्योंकि बिजनेस की इनकम पे टैक्स है वो सिर्फ रेजिडेंट वाली कंट्री लेती है, सोर्स वाली तभी ले सकती है जब सोर्स वाली कंट्री में आपका पी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अब एक चीज समझना, पी का मतलब क्या होता है, तो उसका जो आर्टिकल नंबर 5 का पैरा नंबर 1 है वो ये बोलता है कि पी का मतलब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो अपन उसको पी ही बोलेंगे। सबसे पहली चीज वो एंटरप्राइज होनी चाहिए, और एंटरप्राइज, सच एंटरप्राइज इज कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस कर रही है, और देयर इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एंड सच प्लेस ऑफ बिजनेस इज अवेलेबल फॉर द एंटरप्राइज, मींस वो डिस्पोजल ऑफ एंटरप्राइज के लिए अवेलेबल होना चाहिए, और वो प्लेस है वो कुछ टाइम के लिए फिक्स होना चाहिए करके, ठीक है, मींस सर्टेन फिक्स प्लेस होना चाहिए, तो उसको अपन पी की डेफिनेशन में लेंगे। तो देखो, अगर एक एंटरप्राइज है और उसका दूसरी, वो एंटरप्राइज बिजनेस में एंगेज्ड है, और वहां पे कहीं जगह, दूसरी जगह पे उसके पास बिजनेस के लिए प्लेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, और वो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, और वो डिस्पोजल के लिए अवेलेबल है, तो उस केस में उसका पी बन जाएगा। तो काठमांडू में मेरा ऑफिस होना, मेरा एंटरप्राइज है करके, ठीक है, वो वहां पे काठमांडू में मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, और वो मेरे बिजनेस के डिस्पोजल के लिए अगर वो मान लो प्लेस अवेलेबल है, तो काठमांडू में मेरा पी बन जाएगा। दैट इज द 5(1). अब एक बात समझना, ये ओईसीडी यूएन दोनों में सेम बोलता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 5(2) क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 5(2) ये बोलता है, एक एग्जांपल्स देता है कि पी की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आएगी। तो आर्टिकल नंबर 5(2) बोलता है कि जैसे प्लेस ऑफ मैनेजमेंट पी बन जाएगा, ब्रांच है पी बन सकता है, ऑफिस है वो पी बन जाएगा, फैक्ट्री पी बन जाएगा, वर्कशॉप पी बनेगा, और जो भी तुम्हारा माइंस वगैरह है, गैस वेल वगैरह है, क्वेरी वगैरह है, ये भी तुम्हारी पी की डेफिनेशन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझना, ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, यहां पे कुछ एग्जांपल दे रखे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं वो पी बन सकता है। जैसे मैंने पेपर नंबर 6C में आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने बताया था कि जो फॉर्मूला 1 वाली जो कंपनी थी, फॉरेन की कंपनी थी, यहां पे फॉर्मूला 1 ऑर्गेनाइज करवाती है 3 डेज के लिए, और 3 डेज के लिए जो वहां पे वो ट्रैक रहता है, जिसको अपन सर्किट बोलते हैं, वो सर्किट पे पूरा कंट्रोल उनका था, तो को 3 दिन के लिए वो सर्किट को उन्होंने यूज किया अपने बिजनेस के लिए, तो क्या ये भी पी बन जाएगा? आंसर इज यस। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ये भी पी बन जाएगा, क्योंकि यहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस था उनके लिए, वहां पे परमानेंस था, फिक्स प्लेस था 3 डेज के लिए, तो यहां पे ऐसा जरूरी नहीं कि फिक्स कितने टाइम कितने के लिए होना चाहिए, अगर वो 3 दिन के लिए भी है तो वो तुम्हारी पी की डेफिनेशन में आ जाता है। अब एक चीज समझना, यहां पे कुछ डिफरेंसेस है। अब पी की डेफिनेशन में ओईसीडी मॉडल में और यूएन मॉडल में कुछ डिफरेंसेस है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये कि सर क्वेश्चन ये आता है कि कोई बिल्डिंग साइट है या कंस्ट्रक्शन साइट है, क्या वो भी कंस्ट्रक्शन साइट, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट, क्या वो भी पीई बन जाता है क्या? जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि मुंबई में एक बिल्डिंग बना रही है और फॉरेन की कंपनी ट्रंप करके, आईएनसी, ट्रंप बिल्डर है फॉरेन का, और उसकी कंपनी आके मान लो इंडिया में एक बिल्डिंग वगैरह बना रही है, तो वो बिल्डिंग पे वगैरह काम कर रही है, तो क्या वो भी पीई की डेफिनेशन में आएगा? तो यहां पे ओईसीडी मॉडल ये बोलता है कि जो भी तुम्हारा बिल्डिंग साइट है या कंस्ट्रक्शन साइट है या इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है, वो भी पीई बन जाएगा अगर मान लो वो तुम्हारा 12 मंथ से ज्यादा के लिए है, अगर वो उसका जो ड्यूरेशन है उस काम का वो 12 मंथ से ज्यादा के लिए है, तो वो भी तुम्हारा पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये बोलता है ओईसीडी मॉडल। तो ओईसीडी मॉडल क्या बोलता है कि जो भी तुम्हारा बिल्डिंग साइट है, कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है, वो भी तुम्हारे पी की डेफिनेशन में आ जाएगा इफ इट इज मोर देन द 12 मंथ। लेकिन यूएन मॉडल यहां पे 6 मंथ का टाइम बोलता है। यूएन मॉडल बोलता है कि 6 मंथ के लिए अगर मान लो ऐसी है, अगर कोई भी तुम्हारा बिल्डिंग साइट या कंस्ट्रक्शन साइट है, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट, तो वो भी पी की डेफिनेशन में आ जाएगा अगर उसका ड्यूरेशन है वो 6 मंथ से ज्यादा के लिए। लेकिन यहां
पे एक और चीज समझना, जो यूएन मॉडल है वो वहां पे असेंबली वर्ड और ऐड करता है कि जो भी तुम्हारा असेंबली या इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है या सुपरवाइजरी एक्टिविटी रिलेटेड टू सच प्रोजेक्ट है तो वो भी तुम्हारे पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा अगर वो 6 मंथ से ज्यादा के लिए। तो मैं क्या बोलूं, इधर देखो बेटा, UN model convention is wider. It is cover the assembly and installation project and supervisory activity in connection thereto and require the activity in question continue ओनली फॉर द 6 मंथ। अगर 6 महीने से ज्यादा के लिए है तो उस केस में वो भी तुम्हारे पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो मैं बताऊं यहां पे एक फर्क आया। फर्क क्या है, सबसे पहले ओईसीडी मॉडल ये बोलता है कि जो भी बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है वो 12 मंथ से ज्यादा के लिए तो वो पीई बन जाएगा। अब मैं अगर यूएन मॉडल की बात करूं तो यूएन मॉडल ये बोलता है कि जो भी तुम्हारा असेंबली है, असेंबली भी यहां इंक्लूड होगा। मींस बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट और असेंबली एंड इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट अगर वो 6 मंथ से ज्यादा के लिए है तो उस केस में, वो 6 मंथ से ज्यादा के लिए है तो उस केस में भैया क्या हो जाएगा, वो भी तुम्हारे पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, यूएन मॉडल है वो सर्विस पी की और बात करता है, सिर्फ यूएन मॉडल ओईसीडी नहीं। यूएन मॉडल में सर्विस पी की बात की हुई है और यूएन मॉडल ये बोलता है कि अगर मान लो आप किसी और कंट्री में जाके सर्विस देते हो, आप किसी और कंट्री में जाके सर्विस देते हो और वो सर्विस जो देते हो, आप सर्विस देते हो किसी और कंट्री में जाके अपने लाइक एम्प्लॉइज के थ्रू वगैरह, आप कहीं किसी और कंट्री में जाके कुछ सर्विस दे रहे हो, ठीक है, और वो सर्विस दे रहे हो, वो सर्विस तुम्हारी अगर 183 डेज से ज्यादा है इन द 12 मंथ पीरियड, नॉट इन द फिजिकल ईयर। यहां पे ऐसा नहीं बोला हुआ कि आपका जो फिजिकल ईयर है वो फिजिकल ईयर अपना रहता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, उसमें 183 डेज से ज्यादा, ऐसा नहीं। इन्होंने बोला कि अपना जो फिजिकल ईयर है ये 12 मंथ का, इसमें कोई भी 12 मंथ जो कंप्लीट हो रहे हैं या इस 12 मंथ, इस पीरियड में कोई 12 मंथ है वो स्टार्ट हो रहे, उस पीरियड में अगर मान लो 183 डेज से ज्यादा का सर्विस दिया जाता है तो वो भी पी की डेफिनेशन में आ जाता है। इसको अपन बेसिकली सर्विस पी बोलते हैं और ये सिर्फ यूएन मॉडल में बोला हुआ है। तो यूएन मॉडल क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई भी आप फर्निशिंग ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी सर्विस बाय द एंटरप्राइज थ्रू द एम्प्लॉय और अदर पर्सनल एंगेज्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर सच पर्पस बट ओनली इफ द एक्टिविटी ऑफ दैट नेचर कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर अ पीरियड और पीरियड एग्रीगेटिंग 183 डेज in the 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned। means जो अपना fiscal year है इस previous year में कोई भी 12 महीना जो complete हो रहा है या 12 मंथ जो start हो रहा है उस 12 महीने में अगर मान लो 183 डे से ज्यादा का अगर मान लो सर्विस दिया जाता है तो ये तुम्हारे पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन मैं बता दूं ये सर्विस पीई है, ये ओईसीडी मॉडल में एब्सेंट है। मींस ओईसीडी मॉडल में इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ यूएन मॉडल में जिक्र किया हुआ है करके, ठीक है। देखो वापस से मैं अगर आपको बताओ तो फटाफट समझने की कोशिश करना मैंने आपको क्या क्या बोला। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, इधर देखना बेटा, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। मैंने आपको क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, समझते जाना। मैंने आपको बोला, मैं आपको पी की डेफिनेशन बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, पी की डेफिनेशन बोल रहा हूं, ठीक है। अब एक बात समझना, पी की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला पी की डेफिनेशन में कौन आएगा, एंटरप्राइज का कोई परमानेंट प्लेस होना चाहिए, सर्टेन डिग्री ऑफ परमानेंस होना चाहिए, वो बिजनेस के डिस्पोजल के लिए अवेलेबल होना चाहिए एंड ऑल, वो तुम्हारे पी की डेफिनेशन में आ जाता है। आर्टिकल जो 5.2 है वो बोलता है प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है, ब्रांच है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, ये सब तुम्हारे पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन ही आता है कि बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है वो पीई बनेगा या नहीं, तो ओईसीडी मॉडल बोलता है बनेगा अगर 12 मंथ से ज्यादा के पीरियड के लिए है तो, और यूएन मॉडल बोलता है 6 मंथ से ज्यादा के लिए। बट यूएन मॉडल में बेटा यहां असेंबली वर्ड और यूज किया हुआ है एज वेल एज द असेंबली वर्ड और यूज किया हुआ है और उसके साथ साथ में आपका जो भी सुपरवाइजरी सर्विस है उससे रिलेटेड वो भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद मैं सर्विस पी की बात करूं तो यूएन मॉडल में सर्विस पी की और बात की हुई है कि अगर कोई एंटरप्राइज दूसरी कंट्री में जाके कोई कंसल्टेंसी सर्विस वगैरह देता है और वो सर्विस अगर मान लो 183 डेज से ज्यादा के लिए है, ठीक है, तो उस केस में बेटा वो भी पी बन जाएगा जो कि ओईसीडी मॉडल में मिसिंग है। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा एजेंसी पी की बात करते हैं कि भैया अगर मान लो किसी और कंट्री में आपका कोई एजेंट है, आपका क्या करता है, कोई एजेंट है करके, ठीक है, आप किसी और कंट्री में कोई एजेंट है, तो क्या एजेंट का होना पी बन जाएगा या नहीं, तो उसमें आप एक चीज याद रखना, अगर वो एजेंट आप पे डिपेंडेंट एजेंट है, अगर वो एजेंट है, वो एजेंट आप पे अगर डिपेंडेंट एजेंट है तो तुम्हारा पी बनेगा, बट इनडिपेंडेंट एजेंट है तो पी नहीं बनेगा। डिपेंडेंट एजेंट का मतलब क्या होता है कि अगर वो एजेंट है आपके और आपके बिहाफ पे वो हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उस केस में क्या होगा, वो तुम्हारा पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। बट अगर इंडिपेंडेंट एजेंट है जो सबके लिए काम करता है तो उस केस में वो पी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, यूएन मॉडल जो है वो यूएन मॉडल में एक इंश्योरेंस से रिलेटेड और बात की हुई है। यूएन मॉडल का आर्टिकल नंबर 5.6 है, वो ये बोलता है कि अगर मान लो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे इंडिया की मैं बात करता हूं स्टार हेल्थ है,
अब वो स्टार हेल्थ है, उन्होंने क्या किया कि मान लो श्रीलंका में वो अपने एजेंट्स के थ्रू वगैरह श्रीलंका से क्या करते हैं, इंश्योरेंस कमीशन वगैरह कलेक्ट करते हैं और वहां पे इंश्योरेंस बेचते हैं, तो उस केस में श्रीलंका में उनका पी माना जाएगा। ये तुम्हारे यूएन मॉडल में है, बट ये तुम्हारे ओईसीडी मॉडल में नहीं है, ये तुम्हारे ओईसीडी मॉडल में नहीं है, ये तुम्हारे यूएन मॉडल में है करके, ठीक है। डन। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, दैट इज द आर्टिकल नंबर 7, दैट इज द बिजनेस प्रॉफिट। अब एक बात समझना, बिजनेस प्रॉफिट जो होता है, पीजीबीपी की इनकम, वो कौन सी कंट्री में टैक्सेबल होती है? तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पीजीबीपी की इनकम है वो हमेशा रेजिडेंट वाली कंट्री में टैक्सेबल होगी। मैं इंडिया और नेपाल की बात करूं तो आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो मेरा जो भी बिजनेस का इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। वो नेपाल में तभी टैक्सेबल हो सकता है जब नेपाल में मेरा क्या है, पी। अगर नेपाल में मेरा पी है तो नेपाल में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नेपाल में टैक्सेबल नहीं होगा। तो इन्होंने यही बोला है करके, ठीक है, कि रेजिडेंट कंट्री के पास हमेशा राइट रहेगा। सोर्स वाली कंट्री है वो बिजनेस की इनकम पे तभी टैक्स ले सकती है जब वहां पे क्या है, जब वहां पे क्या है, जब वहां पे क्या है, जब वहां पे आपका पी है। तो देखो बेटा, मैं आपको बोलूं बिजनेस की इनकम पे, पीजीबीपी की इनकम पे कौन सी कंट्री टैक्स लेती है? तो पीजीबीपी की इनकम पे हमेशा जो टैक्स लेती है वो रेजिडेंट वाली कंट्री टैक्स लेती है। सोर्स वाली कंट्री टैक्स तभी ले सकती है, सोर्स वाली कंट्री है वो टैक्स तभी ले सकती है जब वहां पे पी है। वहां पे क्या है, पी। अब एक और चीज समझना आप लोगों, एक कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल दैट इज एफओए रूल बोलते हैं। ये एफओए रूल है ना, ये यूएन मॉडल में दे रखा है, ये तुम्हारे ओईसीडी मॉडल में नहीं है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये तुम्हारे यूएन मॉडल में दे रखा है, ओईसीडी मॉडल में नहीं है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा इसको समझा देता हूं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरा बीबी जो है, वो बीबी वर्चुअल जो मेरी पार्टनरशिप फर्म है वो मुंबई में है। अब एक बात बताओ, मुंबई की पार्टनरशिप फर्म है और मेरा नेपाल में एक ब्रांच है, नेपाल में ब्रांच है। तो एक बात बताओ, नेपाल में जो ब्रांच है, नेपाल में मेरा पी है, तो नेपाल में जो ब्रांच का प्रॉफिट होगा उस पे नेपाल में टैक्स लगेगा? यानी आंसर इज यस, नेपाल में टैक्स लगेगा। तो जो भी मेरे ब्रांच का प्रॉफिट होगा उस ब्रांच के प्रॉफिट पे नेपाल में टैक्स लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने डायरेक्टली हेड ऑफिस से कोई पेन ड्राइव सेल कर दी, देखो नेपाल वाला जो ब्रांच है वो वहां पेन ड्राइव सेल कर रहा है, बुक सेल कर रहा है, उस पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन मैंने हेड ऑफिस मुंबई से डायरेक्टली कोई बुक वगैरह सेल कर दी, डायरेक्टली कोई पेन ड्राइव सेल की, तो क्या उस पे भी नेपाल में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो मैं बता दूं, ओईसीडी मॉडल तो बोलता है नहीं लगेगा, लेकिन यूएन मॉडल बोलता है कि लगेगा, बिकॉज वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल लगाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल क्या करता कहता है पता है कि अगर तुम्हारा पी है और वो पी जो सर्विस दे रहा है, पी जो गुड सेल कर रहा है, अगर सिमिलर गुड्स यहां हेड ऑफिस ने डायरेक्टली सेल कर दिया, सिमिलर गुड्स अगर हेड ऑफिस ने डायरेक्टली सेल कर दिया, सिमिलर सर्विस अगर हेड ऑफिस ने डायरेक्टली दे दी, तो उस पे भी जहां पी है वो वाली कंट्री में टैक्स लगेगा। दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। क्या बोला मैंने? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल्स मींस जो पी सर्विस दे रही है, जो पी गुड सेल कर रही है, वही अगर हेड ऑफिस ने डायरेक्टली किया तो उस केस में भी उस कंट्री में टैक्स है वो आपको लग जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक और चीज समझना कि जो पी है, वो पी का जो आप प्रॉफिट निकालोगे ना, वो प्रॉफिट ऐसा मान के निकालोगे कि जैसे तुम्हारा हेड ऑफिस और पी है वो दोनों डिफरेंट पर्सन है, वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, वो एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं है, दोनों को है वो आपको अलग अलग मान के, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको है उसका प्रॉफिट है वो निकालना है, और वो पी जिस कंट्री में है उस कंट्री में उस पर टैक्स लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट आर्टिकल जो आता है दैट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है इंटरेस्ट पे टैक्स कौन सी कंट्री लेती है? तो मैं बता दूं, इंटरेस्ट पे टैक्स जो लेगी वो हमेशा एक तो रेजिडेंट कंट्री लेगी। रेजिडेंट कंट्री में जिस कंट्री का कोई भी पर्सन रेजिडेंट है, उस कंट्री, वो कंट्री है उस पे इंटरेस्ट पे टैक्स लेगी। लेकिन एक चीज समझना, सोर्स वाली कंट्री है वो टैक्स ले सकती है, सोर्स वाली कंट्री भी टैक्स ले। देखो रेजिडेंट वालों को तो हमेशा पावर है ही है, रेजिडेंट वाली कंट्री है ना, उनको तो पावर है ही है कि रेजिडेंट कंट्री तो टैक्स लेगी लेगी। सोर्स वाली कंट्री है, वो सोर्स वाली कंट्री भी टैक्स ले सकती है, लेकिन कितना टैक्स ले सकती है सोर्स वाली कंट्री? तो उसके लिए क्या हुआ है, उन्होंने एक दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। ओईसीडी मॉडल बोलता है कि सोर्स वाली कंट्री है वो मैक्सिमम 10% टैक्स ले सकती है इंटरेस्ट इनकम पे। जैसे मान लो, आई कैन टेक वन एग्जांपल, यूएसए का कोई पर्सन रेजिडेंट है, उसको इंडिया से इंटरेस्ट मिलता है, तो इंडिया से अगर इंटरेस्ट मिलता है, तो अब यहां पे होता क्या है कि इंडिया से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो तुम्हारा ओईसीडी मॉडल अगर फॉलो कर रहे हैं तो इंडिया मैक्सिमम टैक्स कितना लेगा? 10%। लेकिन यूएन मॉडल ये बोलता है कि दोनों कंट्री आपस में मिलकर डिसाइड कर लो। यूएन मॉडल ये बोलता है कि दोनों कंट्री है वो आपस में मिल बैठ के डिसाइड करेगी, दोनों कंट्री है वो आपस में मिल बैठ के डिसाइड करेगी कि सोर्स वाला कंट्री है वो मैक्सिमम कितना टैक्स लेगा। तो देखो, अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट की बात, तो इंटरेस्ट में कौन सी कंट्री टैक्स लेगी? तो इंटरेस्ट के केस में रेजिडेंट तो लेगी ही लेगी, रेजिडेंट कंट्री है वो टैक्स लेगी, लेकिन सोर्स कंट्री है वो टैक्स ले सकती है, सोर्स कंट्री, लेकिन मैक्सिमम कितना टैक्स लेगी
क्योंकि ओईसीडी मॉडल बोलता है 10%, बट यूएन मॉडल बोलता है कि आपस में मिल बैठ के डिसाइड करेंगे। यूएन मॉडल में ऐसा कोई परसेंटेज नहीं दे रखा है, उन्होंने बोला परसेंटेज के लिए आप बायलैटरल नेगोशिएशन करो और बायलैटरल नेगोशिएशन के बाद में डिसाइड होगा करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, इसमें इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई भी डेट क्लेम, जो भी तुम्हारा डेट क्लेम है वो डेट क्लेम है, वो यहां पे इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आ जाता है। अब एक चीज समझना, रॉयल्टी, यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करना, इंटरेस्ट और रॉयल्टी थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट कहीं कहीं पे डिफरेंसेस है। कहीं कहीं पे डिफरेंसेस ऐसे है। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, रॉयल्टी पे टैक्स कौन सी कंट्री लेगी, तो आप बोलोगे आंख बंद करके रेजिडेंट कंट्री तो लेगी ही लेगी। क्या सोर्स कंट्री ले सकती है रॉयल्टी पे टैक्स? ओईसीडी मॉडल बोलता है नहीं ले सकती। ओईसीडी मॉडल ये बोलता है कि रॉयल्टी पे टैक्स सिर्फ एंड सिर्फ रेजिडेंट कंट्री लेगी, सोर्स कंट्री कभी नहीं ले सकती। लेकिन जो यूएन मॉडल है वो सोर्स कंट्री को भी रॉयल्टी पे टैक्स लेने का राइट देता है। जो यूएन मॉडल है वो सोर्स कंट्री को भी है वो रॉयल्टी पे जो है टैक्स लेने का राइट देता है। तो देखो, मैं अगर बोलूं रॉयल्टी पे टैक्स कौन लेगा, एज पर द ओईसीडी मॉडल, ओईसीडी मॉडल के हिसाब से ओनली रेजिडेंट वाली कंट्री लेगी, बट एज पर द यूएन मॉडल रेजिडेंट वाली कंट्री तो लेगी, सोर्स वाली कंट्री भी ले सकती है, बट सोर्स वाली कंट्री मैक्सिमम कितना टैक्स लेगी उसके लिए बायलैटरल है वो अग्रीमेंट किया जाएगा, दोनों मैप के थ्रू है वो डिसाइड करेंगे। दोनों लोग क्या करेंगे, दोनों जो कंट्री है वो आपस में डिसाइड करेगी जब अग्रीमेंट बनाते टाइम कि भैया कितना रॉयल्टी पे टैक्स लेना है। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द टेक्निकल सर्विस। टेक्निकल सर्विस वाला सेम ऐसा का ऐसा करके, ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा था रॉयल्टी में। लेकिन एक चीज समझना, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है वो ओईसीडी मॉडल में नहीं दे रखा, सिर्फ यूएन मॉडल में है, ओईसीडी मॉडल में नहीं है। मींस ओईसीडी मॉडल में एफटीएस के लिए कुछ अलग से नहीं है, बट यूएन मॉडल में अलग से मॉडल बनाया हुआ है, दैट इज द आर्टिकल नंबर 12A। और यूएन मॉडल में उन्होंने यहां पे एफटीसी की बात की हुई है, एफटीसी वही वाली बात जैसा रॉयल्टी में था यूएन मॉडल में। अब एक और चीज समझना, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन पे टैक्स कौन सी कंट्री लेगी, तो देखो सिंपल सी बात है, जो रेजिडेंट कंट्री है वो तो टैक्स लेगी ही लेगी। अगर कोई भी ट्रांसफरर है जिस कंट्री का रेजिडेंट है उस कंट्री में तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक बात समझना, अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टैक्स है वो कंट्री ले सकती है जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो मैं अगर आपको बोलूं इमूवेबल, देखो हमेशा कैपिटल गेन पे टैक्स है वो, उस पे कैपिटल गेन पे टैक्स है वो वाली कंट्री लेती है जहां का एलिनेटर रेजिडेंट है, मींस जो ट्रांसफरर है वो कहां का रेजिडेंट है वो कंट्री टैक्स लेती है। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में बात करूं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, मींस जिस कंट्री में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो कंट्री है वो भी उस पे टैक्स ले सकती है करके, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने यहां पे कुछ शेयर से रिलेटेड वगैरह भी दे रखा है कि सोर्स स्टेट की अगर कोई कंपनी है उसमें आपका 50% से ज्यादा का शेयर, लाइक 50% से ज्यादा आपने अगर शेयर हेल्ड किए हैं तो उस केस में वो सोर्स स्टेट में भी आपको टैक्स लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस। अब एक बात समझना, ये इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस इज लास्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, उसके बाद आपको कोई भी इंपोर्टेंट आर्टिकल नहीं है। इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस जो आर्टिकल नंबर 14 है वो ये बोलता है इट इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस। और ये आर्टिकल सिर्फ यूएन मॉडल में है, ये ओईसीडी मॉडल में नहीं है। मींस दिस आर्टिकल इज एब्सेंट इन द ओईसीडी मॉडल, इट इज नॉट इन द ओईसीडी मॉडल, इट इज ओनली इन द यूएन मॉडल, ये सिर्फ यूएन मॉडल में। अब एक चीज समझना, ये आर्टिकल ये बोलता है कि अगर जैसे कोई प्रोफेशनल्स वगैरह है तो वो प्रोफेशनल्स वगैरह जो है वो प्रोफेशनल, जैसे नॉर्मली क्या होता है आर्टिकल नंबर 5 के हिसाब से पीई बनता है, तो बिजनेस इनकम है वो आर्टिकल 7 में पीई के हिसाब से जाती है। लेकिन एक बात समझना, यहां पे जो प्रोफेशनल लोग हैं तो प्रोफेशनल लोग का जो सोर्स कंट्री में है वो सोर्स कंट्री में टैक्स लगेगा नहीं। जैसे मैं टीचर हूं, मैं जाके पढ़ाता हूं नेपाल में 10-15 दिन पढ़ा के आया, 20 दिन पढ़ा के आया, तो क्या नेपाल में मुझे टैक्स लगेगा नहीं? तो यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि भैया आपका जो सोर्स कंट्री है उसमें टैक्स प्रोफेशनल्स पे, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस, उसमें सोर्स कंट्री में टैक्स तभी लगेगा जब दो चीजें होती है। पहला तो अगर मान लो वहां पे आपका फिक्स बेस है, वहां पे फिक्स बेस है, इसका मतलब ये हुआ कि काठमांडू में मान लो मैंने क्लास लेके रखा है, मैं सिर्फ 2 महीने जाता हूं और 2 महीने पढ़ा के आता हूं बस मेरा, लेकिन वहां फिक्स बेस है, वहां पे मेरा फिक्स बेस है, तो उस केस में नेपाल में टैक्स लगेगा। और दूसरा, अगर मान लो मैं फिक्स बेस नहीं है, मैं बच्चों के घर घर जाके पढ़ा के आता हूं, मैं बच्चों के घर घर जाके पढ़ा के आता हूं, मैं बच्चों के घर घर जाके पढ़ा के आता हूं, तो उस केस में टैक्स तभी लगेगा जब मैंने पूरे साल में करके, ठीक है, 183 डे से ज्यादा मैंने वहां पे रहा हूं, वहां पे जो है उस कंट्री में मैं 183 डे से ज्यादा के लिए अगर मैंने वहां पे रहा हूं, वहां स्टे किया है, तो उस केस में वहां पे टैक्स लगेगा। तो देखो बेटा, मैं बताऊं इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस आप ऐसे समझो प्रोफेशनल सर्विस में बेसिकली इंडिविजुअल्स आएंगे, ठीक है, बट बहुत सारे अग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप फर्म को भी प्रोफेशनल सर्विस में लेती है। तो प्रोफेशनल सर्विस के लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14, ये सिर्फ यूएन मॉडल में, ये ओईसीडी मॉडल में नहीं है। और ये
वाला आर्टिकल ये बोलता है कि भैया प्रोफेशनल सर्विस के केस में सोर्स वाली कंट्री में टैक्स तब लगेगा जब दो चीजें होती है, या तो आपका वहां फिक्स बेस है। अब फिक्स बेस में कोई 183 डेज वाला वगैरह कंसेप्ट नहीं है, आप वहां पे आपका अगर फिक्स बेस है और फिक्स बेस है तो उस केस में उस कंट्री में टैक्स लग जाएगा। फिक्स बेस इज लाइक सिमिलर टू पी। और दूसरी चीज, अगर मान लो फिक्स बेस नहीं है बट आप मान लो 12 मंथ के पीरियड में करके, ठीक है, आप 183 डेज से ज्यादा उस कंट्री में स्टे करते हो तो उस कंट्री में आपको टैक्स लग जाएगा। अब एक बात बताओ, अदर इनकम पे टैक्स कौन सी कंट्री में लगेगा? तो सिंपल सी बात है, अदर इनकम जो भी रहती है वो अदर इनकम पे टैक्स है वो रेजिडेंस वाली कंट्री में लगेगी। मीन जहां का पर्सन रेजिडेंट है वो रेजिडेंट वाली कंट्री में है, वो टैक्स लगेगा करके, ठीक है। तो रेजिडेंट वाली कंट्री में है वो रेजिडेंट वाली कंट्री में टैक्स लगेगा, बट सोर्स वाली कंट्री को अगर राइट देना चाहे तो दे सकते, अदरवाइज रेजिडेंट वाली कंट्री है उसमें टैक्स लगेगा। अब एक चीज समझना, जो भी तुम्हारा रॉयल्टी था, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट था, रॉयल्टी, इंटरेस्ट या ये जो अदर इनकम है करके, ठीक है, ये अगर पी के थ्रू हो रहा है, जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू हो रहा है, तो उस केस में तुम्हारा आर्टिकल नंबर 7 में जैसे दे रखा है वैसे जाएंगे, ना कि इन पर्टिकुलर आर्टिकल में दे रखा है। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि मान लो एक फॉरेन का कंपनी है और उनका इंडिया में पी है और पी को इंटरेस्ट मिल रहा है, पी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, पी को रॉयल्टी मिल रहा है, तो वो भैया बिजनेस इनकम के जैसे ट्रीट होगा और वो आर्टिकल नंबर 7 में चला जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 23A होता है, 23B दैट इज लाइक एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, कैसे होता है, टैक्स क्रेडिट मेथड, टैक्स एग्जेम्पशन मेथड, वो वाली बात। आर्टिकल नंबर 25 है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, कि जब भी दो कंट्री के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे मान लो DTAA का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड इंडिया और सिंगापुर का अग्रीमेंट है और सिंगापुर से मुझे कुछ इनकम होती है लेकिन सिंगापुर में मुझे वो DTAA का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मैं इंडिया की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोलूंगा, इंडिया की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ में मिल बैठ के और अग्रीमेंट करेगी, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। अब एक बात समझना, आर्टिकल नंबर 26 दैट इज द लास्ट आर्टिकल यहाँ पे, और एक बात समझना, ये 26 ये बोलता है दैट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि दो कंट्री के बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात भी होती है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में जब भी एक कंट्री इंफॉर्मेशन मांगती है तो दूसरी कंट्री है वो दूसरी कंट्री सप्लाई करती है, लेकिन वो उसके पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए एंड ऑल दैट थिंग करके, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन अगर उसके पास में अवेलेबल है तो उस केस में उसको सप्लाई करना पड़ेगा, दैट आर्टिकल इज आर्टिकल दैट इज आर्टिकल नंबर 26। अब एक बात समझना, ये जो मैंने आपको लास्ट के 20, 25, 30 मिनट्स में जो मैंने आपको बताया दैट इज बेसिकली पेपर नंबर 7 के लिए, जो पेपर नंबर 7 है उसके लिए आप इतना याद रखो, कहीं कहीं पे डिफरेंसेस है। आर्टिकल नंबर 4 जो है वो ड्यूल रेसिडेंसी वाला पार्ट वगैरह वो आप याद रखो। आर्टिकल नंबर ये जो क्या बोलते हैं पी वाला है उसमें कुछ याद रखो, वो असेंबली वाला, क्योंकि मॉक टेस्ट के पेपर में आरटीपी में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और ड्यूल रेसिडेंसी वाला मॉक टेस्ट में आया था, ड्यूल रेसिडेंसी वाला मॉक टेस्ट में आया था, और तुम्हारा क्या बोलता है पी के डेफिनेशन में क्या वो असेंबली वाला और बिल्डिंग प्रोजेक्ट में वहां 1 ईयर है और वहां पे 183 डेज से ज्यादा है, तो वो जो डिफरेंस वाला है वो तुम्हारे आरटीपी में आया था। तो ये आपको पेपर नंबर 7 के लिए है, वो आप एक बार इसको रिवाइज करके जाओ, इतना काफी है, ठीक है। पेपर नंबर 6C वाले जो लोग हैं उनके लिए ऑब्वियसली, क्योंकि उनको तो बुक ले जाना अलाउ होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के लिए पूरा रेगुलर बैच का लेक्चर डाल रहा हूं। रेगुलर बैच का 3-3.5 घंटे का लेक्चर, नहीं 3.5 घंटे का नहीं, कम से कम 3 लेक्चर रहेंगे, 7-8 घंटे के लेक्चर है, आपके पास टाइम बहुत है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो आप एक काम करो, वो लेक्चर्स को सबको एक बार देख लो जो पेपर नंबर 6C दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना, आपको उस पर क्लैरिटी बैठेगी इस टॉपिक पे, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल। बाकी मैं बता दूं, इसके आगे वाला जो टॉपिक है, इसके आगे वाला जो टॉपिक है, ये वाला कौन सा वाला, इसके आगे कौन सा टॉपिक है, दैट इज टैक्स ट्री का और ट्रीटी का ओवरव्यू, एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन, इसका लेक्चर मैं रिवीजन आपको दे दूंगा, एज वेल एज द जो बेप्स का लेक्चर है उसका भी मैं आपको रिवीजन लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।